हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल एमएस कैरियर क्लासेस पर। ये है हिंदी का पेपर जो कल हुआ था, क्लास 10th का है। हम लोग एनालिसिस करेंगे जो 20 क्वेश्चन ओएमआर सीट पर होते हैं। साथ साथ में आप लोग दूसरे क्वेश्चन भी देखेंगे जो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और किस पर निबंध आया था, और साथ साथ में किस पर जीवन परिचय दो आए थे। और बाकी लोग जो क्लास 9th में हैं वो अपने लेवल को देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये पूरा पेपर है, मैंने इसको एक पीडीएफ में कन्वर्ट किया है, तो आइए वहाँ पर करते हैं क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर है आपका पहला क्वेश्चन जो है, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। ये विकल्प वाले हैं, 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसे एक एक नंबर के होंगे। और इससे पहले आप लोग ये जो निर्देश दिए गए हैं इनको पढ़ सकते हैं कि क्या क्या निर्देश परीक्षा में होते हैं। देखिए, हंस पत्रिका के जो संपादक थे वो ऑप्शन नंबर ए है मुंशी प्रेमचंद, बी है गुलाब राय, सी इलाचंद्र जोशी और नंबर डी है जयशंकर प्रसाद। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा जो है कौन, मुंशी प्रेमचंद। फिर नंबर 2 है, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है। तो रांगे राघव, धर्मवीर भारती बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा और डी मन्नू भंडारी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, भगवती चरण वर्मा जो हैं वो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तीसरा क्वेश्चन है, नीड का निर्माण फिर जो नीड का निर्माण फिर है, यहाँ पर फिर तक लिखा गया है, किस विधा की रचना है। ये इस विधा का आपको नाम बताना है। ये कहानी है कि उपन्यास है। सी ऊपर लिखा है उपन्यासकार, लेकिन यहाँ पर उपन्यास होना चाहिए। आत्मकथा है या निबंध है, तो ये है आत्मकथा। हरिवंश राय बच्चन का नाम सुना होगा, जो अमिताभ बच्चन के पिताश्री हैं, उन्होंने ये रचना लिखी है, यानी आत्मकथा उनकी है। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो चौथा क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है, चेखव एक इंटरव्यू के रचनाकार हैं। तो चेखव एक इंटरव्यू ये एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है राजेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर बी है रामविलास वर्मा, नंबर सी है प्रभाकर माचवे और नंबर डी है देवेंद्र सत्यार्थी। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका सही जवाब, जो है क्या, राजेंद्र यादव। फिर नंबर 5 क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है, इसके रचनाकार कौन है। तो रचनाकार ध्रुव स्वामिनी के प्रेमचंद हैं, बी ऑप्शन है हरिकृष्ण प्रेमी है, नंबर सी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर डी राम कुमार वर्मा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी के जो रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। तो आप जयशंकर प्रसाद को टिक कर सकते हैं। फिर नंबर 6 जो आपका क्वेश्चन है, रीतिकाल की रचना कौन सी है, यानी कौन सी रचना रीतिकाल में की गई है। रामचरितमानस, बी ऑप्शन प्रिय प्रवास, सी प्रेम माधुरी या डी रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका जो रचना है वो रचना है कब की, रीतिकाल की। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है। तो तार सप्तक एक पत्रिका थी जो प्रकाशित की गई थी 1919 में कि 1943 में या फिर 1953 में या तो 1942 में। तो ये प्रकाशित की गई थी 1943। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकायतन के रचनाकार। तो रचनाओं से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो लोकायतन जो है वो किसकी रचना है आपको बताना है। नंबर ऑप्शन ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है सुमित्रानंदन पंत या डी महादेवी वर्मा। तो सुमित्रानंदन पंत जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा, लोकायतन इन्हीं की रचना है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुर अकेला के रचनाकार कौन है। अशोक वाजपेयी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी केदारनाथ सिंह, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर नरेंद्र वर्मा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अशोक वाजपेयी इसके लेखक हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा इरेज करके हम सही से लगा देते हैं, अशोक वाजपेयी जो है इसके रचनाकार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल की समय अवधि में माना जाता है। तो रीतिकाल का जो टाइम था, टाइम पीरियड कब से कब तक का था, कब शुरू हुआ और कब तक चला। तो ये था 1600 से 1616 तक, या फिर 1800 से 1818 तक, या फिर सी ऑप्शन जो है 1843 से 1643 से 1843 तक, या फिर 1616 से 1632 तक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 200 साल तक चला था ये, 1643 से 1640 जो 3 है वो 1843 तक। 11 है, हास रस का स्थायी भाव क्या है। ये रस से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हास रस का स्थायी भाव भय है कि विस्मय है कि उत्साह है कि हास है। तो आप देखते ही तुरंत लगा देंगे, ये हो जाएगा हास रस का स्थायी भाव हास। तो अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 जो पूछा गया किससे, अलंकार से।
तो अलंकार की परिभाषा दी गई है, आपको बताना है कि वो कौन सा अलंकार है। जहाँ पर उपमेय की किसी उपमान से गुण धर्म के आधार पर समानता की जाए वह अलंकार होता है। यह वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए है रूपक अलंकार, दो उपमा अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार, या डी अनुप्रास अलंकार। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा रूपक अलंकार। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर है 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन। ये है आपके लिए रोला छंद, ये छंद से क्वेश्चन पूछा गया है। जो रोला छंद है के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 22, ए नंबर पर 22 है, बी पर 24, सी 36, या डी 12। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितनी मात्राएं होती हैं? 24। फिर अनुग्रह में आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग लगा है। आपको पता है उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द किसी मूल शब्द में आगे जोड़ करके नया शब्द बनाया जाता है, वो होता है उपसर्ग। तो अनुग्रह में अनु जो है वो उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है अन, बी है अ, सी है अनु, और डी है ग्रह। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? अनुग्रह। अनुग्रह में अनु हो जाएगा ये। फिर हो जाएगा आई, आई एक प्रत्यय होता है, इसको जोड़ करके आपको नया शब्द बनाना है। तो कौन शब्द बनेगा? तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही में बनाया गया है, बी नंबर में लिखाई, इसी में आई आया है, और बाकी तो आप आसानी समझ सकते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है? तो जहाँ पर भी संख्याओं का बोध होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो ये हो जाएगा सी नंबर, द्विगु समास। तो द्विगु समास ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। फिर सूरज का तत्सम रूप कौन सा है? तो सूरज का तत्सम रूप क्या है? वो शुद्ध रूप जो होता है उसे तत्सम रूप कहते हैं। सूरज का तत्सम रूप हो जाएगा सूर्य की दिनकर, या प्रकाश, या तो सूरज। तो यहाँ पर सूर्य जो हो जाएगा इसका तत्सम रूप हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर हम लोग बढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर स्वागतम जो लिखा है 18 नंबर पर, उसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको पता है स्वागतम जो हो जाएगा सु धन आगतम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि यहाँ से छोटा उ और आगतम ये मिलकर के दोनों स्वागतम बनेगा। फिर 19 नंबर है फलात शब्द जो है कि विभक्ति और वचन आपको बताना है। तो आपको पता है जहाँ पर आत लगता है अधिकतर वो पंचमी विभक्ति एक वचन होता है। जिसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वहाँ पर आप वृक्षात लगाते हैं। तो यहाँ पर ही हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, इसी में दिया गया है पंचमी विभक्ति एक वचन। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट है जो आपके ऑब्जेक्टिव वाला था, हसती। तो हसती जो है ये कौन सा, ये जो शब्द रूप है इसका पुरुष और वचन बताना है। तो ये कौन सा है? ये प्रथम पुरुष एक वचन हसत, सी ऑप्शन आपको इसका सही हो जाएगा। इस तरह से ये जो विकल्प वाले थे, विकल्प वाले 20 क्वेश्चन इस तरह से आए थे। और आप लोग नेक्स्ट अगर जो क्लास 9th में है वो ज़्यादातर रचनाओं पर ध्यान देंगे, क्योंकि रचनाओं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कुछ विधाओं से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2-3 क्वेश्चन। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और खंड आ समाप्त हुआ, खंड बा की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर खंड बा में क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं इसको और पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम पूरा इसे पढ़ के बताएंगे, व्याख्या करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। और आप लोग इसको क्वेश्चन देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिया गया था, 2 प्रश्न, उसमें से 2 में से कोई एक आप पढ़ करके रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी। फिर उसी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको देना था, जो 6 नंबर के थे। 3 क्वेश्चन हैं, 2-2 नंबर के थे। फिर 22 नंबर क्वेश्चन था, ये भी ये पद्यांश पर आधारित था। कविताएं जो आपकी किताब में दी जाती हैं या फिर और बाकी जो रचनाएं होती हैं उनके आधार पर आप पढ़ो और रेखांकित अंश की इसमें व्याख्या करो। इसमें भी 6 नंबर का होता है और आसानी से आप इनको कर सकते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है आप अगर पढ़ें पूरे साल सही से तो। फिर क्वेश्चन नंबर अगला है 23, संस्कृत में एक जो आपका संस्कृत परिचायिका पहले थी, अब इसको अनिवार्य संस्कृत बोलते हैं। अनिवार्य संस्कृत में कुछ पाठ था, इसको आप 2 अवतरण दिए जाएंगे आपको अनिवार्य संस्कृत के, और एक श्लोक का होगा और एक होगा आपके जो गद्य का। उन दोनों में से आपको पढ़ करके और फिर उसका हिंदी भावार्थ लिखना और संदर्भ लिखना है। तो ये दोनों करना था, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। फिर अगला क्वेश्चन है संदर्भ सहित आपको एक पद्यांश का भी अनुवाद करना था, वो दोनों श्लोक थे। फिर अगला क्वेश्चन 25 नंबर आप देख सकते हैं, खंडकाव्य आपकी किताब में जो था वो उस खंडकाव्य जो जिला वाइज होता है आप वो आपको लिखना था। फिर रचना जो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग याद करते हैं हिंदी में वो था
निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। तो जीवन परिचय आप देख सकते हैं यहाँ पर किसका दिया गया था। और फिर ये संस्कृत क्वेश्चन है, और जो ये 20 नंबर 29 नंबर पर एक श्लोक भी आया था 27 पर, और ये 20 नंबर पर ये आपको दिखाया गया है। तो आप ये था हमारा हिंदी का पेपर। हम लोग और बाकी जो पेपर होने वाले हैं उसका एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो हमारा पेपर था ये बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट का था, और बाकी हम लोग आसपास के डिस्ट्रिक्ट का जो है उसको देख करके, क्योंकि हमारा जो ज़िला है वो फैजाबाद बॉर्डर पर है, तो हम लोग दोनों जिला का कवर कर सकते हैं। बाकी तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, अगर एक आध दो पेपर हमको मिल जाएंगे, क्योंकि हरदोई जिला से मेरा कांटेक्ट है, कई दोस्त हमारे जो हैं लखनऊ जिला के आसपास के, उनसे फिर मिला करके फिर वो क्वेश्चन हम लोग एनालिसिस करेंगे, और फिर प्रीवियस ईयर आप लोग सॉल्व करते रहना ले करके। और तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, और फिर जो पेपर होगा उसका एनालिसिस करेंगे। तो इसके लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। गुड बाय।